नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्वाति स्टोरी लाइब्रेरी में। और आज आप सुनने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी विध्वंस। ये सिर्फ एक घर के टूटने की कहानी नहीं है, ये कहानी है रिश्तों के बिखरने की, विश्वास के डहने की और इंसानियत के पतन की दास्तां। विध्वंस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब स्वार्थ, लालच और क्रूरता इंसान के भीतर जन्म लेते हैं तो वह केवल दूसरे को नहीं बल्कि खुद को भी नष्ट कर देते हैं। प्रेमचंद की ये कहानी समाज का एक आईना है, जहाँ बाहरी विनाश से कहीं ज़्यादा खतरनाक है भीतर का टूटना। तो चलिए सुनते हैं विध्वंस, एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव था। वहाँ एक विधवा, वृद्धा, संतानहीन गोड़िन रहती थी जिसका नाम भुनगी था। उसके पास एक धूर भी जमीन न थी, न रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबैना और सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती थी वही भून या पीसकर खा लेती थी और भाड़ की ही झोपड़ी में कोने में पड़ी रहती थी। वह प्रातः काल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ न जलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पांडे के दाने भुनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सोना रहता था। पंडित जी उससे बेगार में दाने ही न भुनवाते थे, उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय भी नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूख ही लेते थे। उनकी धारणा यह थी कि जब खाने को ही दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे में सूखा बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपनी हित चिंता है। पंडित जी को उसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी दो एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती। पंडित जी को उसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी दो एक दिन भूखी रहेगी तो मर नहीं सकती, और यदि देवयोग से मर भी जाती है तो उसकी जगह दूसरा गौड़ बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए था। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का अवकाश न था। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुल्ला पड़ती थी। कितने में जमींदार के हाथ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज में भरे हुए आ पहुँचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दे। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर था, पर सूर्यास्त से पहले इतना अनाज भूनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाते तो एक दिन अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आता। दैव से इतना भी न देखा गया, इन यमदूतों को भेज दिया। अब प्रहर रात तक सेत मेत में भाड़ में जलना पड़ेगा। एक नैराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर न लगे नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी, यहीं बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेकर जाना। किसी दूसरे के दाने छूं तो हाथ काट लेना। चपरासी, बैठने की हमें छुट्टी नहीं, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भुन जाए। चपरासी तो यह ताकीद देकर चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी तो न थी। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा प्रहर हो गया और आधा काम भी न हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे। आते ही गालियां देंगे, मारेंगे।
उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती हुई बालू नान में छोड़ती जाती थी, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई। सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में ना आता था क्या करे। न भूनते बनता न छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसे विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां जला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए न कि उनकी 4 उंगली धरती पर मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल। इसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं, कितनी बखड़ियाँ उजाड़ पड़ी हैं, वहाँ तो केसर नहीं उपजती। फिर मुझी को क्यों 8 पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई और यह धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर कोई होता तो क्या बौछारें सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुशित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासी ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए। भुनगी ने डेरर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो। चपरासी, सारा दिन बीत गया, तुमसे इतना अनाज न भूजा गया। यह तो दाना भूज रही है कि उसे चौपट कर रही है। ये तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इसका सत्तू कैसे बनेगा। हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और वह अभागिन विधवा निरावलंब हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी भाड़ में विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर को दाना ही न मयस्सर होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी से कुछ ध्यान न दिया। वह अपना रौब न घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता था। इस गांव में उसने अपने अधीन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय में वह इसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकटमय ज्ञान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातः काल था। पंडित उदय भान के 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूले जा रहे थे। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातः काल था। पंडित उदय भान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजराने में, डाढ़ बांध में, रसूम में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया ने बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लौंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात पहले ही काम में हाथ लगा दिया था। सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेसमात भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरंजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से कितना कीना रख सकता है, उसे इसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ, हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफ़ेद किए हैं। सहसा उदय भान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से। भुगनी ने हकबका कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदय भान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है। मुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे तो बना लो, तो बना रही हूँ। उदय भान, मैं अभी से फिर खुदवा डालूंगा। यह कहकर उसने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नाद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे क्रोध आया। कमर सहराते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे। क्या 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा। मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ, दीन की हाय मत लो, मेरा रोआ मत दुखाया करो। उदय भान, अब तो यहाँ फिर भाड़ न बनाएगी। भुनगी, भाड़ न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या। उदय भान, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। भुनगी, टहल तो तुम्हारी करती हूँ,
खाने कहाँ जाऊँ? उदयभान, गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। भुनगी, टहल तो तभी करूँगी जब भाड़ बनाऊँगी, गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान, तो छोड़कर निकल जा। भुनगी, क्यों छोड़कर निकल जाऊँ? 12 साल खाद जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर, उनके बाप दादे इसी झोपड़े में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान, अच्छा तो अब कानून भी बखारने लगी। हाथ पर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर तभी दम लूँगा। अभी जाकर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखे कैसे भाड़ बनाती है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। मुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव में पड़ी यह लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह वेग से आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षणमात्र में उसका सूखा शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी वेग से चलने लगा। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर उड़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियाँ थीं। वह सब उन्मत्त ज्वालाओं की ग्रास बन गई। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़कीं और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच झकोरे खा रहा हो, अग्नि सागर में विलीन हो गया। और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावेश में प्रस्फुटित होने लगी, भुनगी के शोक में विलास से कहीं अधिक करुणाकारी थी। इसी के साथ मुंशी प्रेमचंद की कहानी विध्वंस समाप्त होती है और मैं स्वाति सिंह आप सब से विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।